एक रोज़ मैं जम्मू अजायब घर की लाइब्रेरी में बैठा रोज़नामा ट्रिब्यून पढ़ रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक ख़बर पर पड़ी जिसमें ICS के मुकाबले के इम्तहान का नतीजा दर्ज था। 11 आदमी चुने गए थे, उनमें मेरा नाम भी शामिल था। अपना नाम कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में पाकर खुशी तो ज़रूर हुई, लेकिन हैरत का पल्ला ज़्यादा भारी था। चंद माह कबल जब मैं मुकाबले का इम्तहान देने दिल्ली गया था तो पहले रोज़ मटकाफ हाउस पहुंचते ही मेरा दिल बैठ गया था। बड़े सगीर के सारे सूबों से कोई 750 लड़के इम्तहान देने आए हुए थे। हर किसी के सर पर कोई ना कोई कलगी लहरा रही थी। कुछ यूनिवर्सिटियों के रिकॉर्ड होल्डर थे, कुछ मशहूर व मारूफ मुकर्रर या खिलाड़ी थे, कोई ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के लहजे में फर अंग्रेज़ी बोल रहा था, कोई शीन काफ से दुरुस्त उर्दू के मोती बखेर रहा था। किसी का दिल डोल बारोब था, किसी के लिबास की आराइश दीदाजेब थी। कुछ आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ संजीदा बहस मुबाहिसों में मसरूफ़ थे। मटकाफ हाउस के लान में शाइस्ता ज़हीन फतीन खुशपोश खुश रफ्तार नौजवानों के इस हजूम में मेरी किसी एक से भी ना शनासाई थी। मैं किसी से ये तक नहीं पूछ सकता था कि मटकाफ हाउस के बेशुमार दरवाज़ों में से इम्तहान के हाल का गेट किस तरफ है। हाल में जाकर अपने रोल नंबर की सीट किस तरह तलाश की जाएगी। इस नामानूस माहौल में ईमान एक शदीद तज़ब्ज़ुब और एक अजीब सी झनक की सुइयाँ मेरे तन बदन में तेज़ तेज़ चुभने लगीं। मेरे जहन में एक बेनाम सी मायूसी के चूंटे रेंगने लगे। मेरे पाँव में बेशुमार सुबक रफ्तार फिरकियाँ घूमने लगीं और बेख्तियार जी चाहा कि मैं लपक कर रेलगाड़ी में सवार हो जाऊं और मटकाफ हाउस से जान छुड़ाकर घर वापस लौट जाऊं। ये ख्याल आते ही मेरे तसव्वुर में माँ जी का चेहरा उभरा। वो खुशी खुशी मुझे हाथों हाथ लिए लेंगी और बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर कर कहेंगी, बच्चा अच्छा ही हुआ तुम वापस आ गए। बड़ी बड़ी नौकरियां तो जान का जंजाल होती हैं। दिन में एक आध बार चटनी रोटी मिल जाए तो ये भी बहुत गनीमत है। बस अल्लाह ईमान सलामत रखे। लेकिन दूसरे ही लम्हे वालिद साहब का ख्याल आया। गालिबन इनके चेहरे पर किसी गम और गुस्से का रद्द अमल जाहिर ना होगा, लेकिन इनके दिल और दिमाग के नहा खाने में ज़रूर मायूसियों के अंबार लग जाएंगे। दादी अम्मा ने इन्हें खुद ICS का इम्तहान देने के लिए 7 समंदर पार जाने से रोक दिया था। मुझे यकीन है कि एहसास महरूमी का ये रोग वालिद साहब की ज़िंदगी में अंदर ही अंदर खून के कैंसर की तरह फैलता रहा और वो 62 बरस की उम्र तक अगर पिदरे नतवांत पिसर तमाम कुंद के ख्वाब की ताबीर के मुंतज़िर बैठे रहे। इधर मैं ICS में दाखिल हुआ, उधर चंद महीनों के अंदर अंदर उन्होंने बैठे बिठाए चश्मे जदन में बारेज़ीस यूँ उतार फेंका जैसे उनकी ज़िंदगी का मिशन पाया तकमील तक पहुँच गया हो। वालिद साहब और मेरे दरमियान मोहब्बत के अलावा मुरव्वत का भी गहरा रिश्ता था। इस एहसास मुरव्वत ने मेरे पाँव में जंजीर डाल दी और मैं चुपचाप मटकाफ हाउस में इम्तहान का पर्चा देने बैठ गया। मटकाफ हाउस का ये हाल मेरे लिए एक अजनबी वादी था और ICS के उम्मीदवार सोहबत ना जिन्स सिविल सर्विस में 28-29 साल गुजारने के बावजूद सिविल सर्विस वालों के साथ ये एहसास अजनबियत और ना जिनसियत हमेशा मेरे साथ ही साथ रहा। सिविल सर्विस के तालाब में ना मैं मछली बन सका ना मगरमच्छ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हैसियत एक कागज़ी नाव की सी थी, जैसे कोई शौक बच्चा सतह आब पर छोड़कर खुद घर जा बैठा हो। शिकवा शिकायत यूँ भी मेरी आदत नहीं, लेकिन सिविल सर्विस के मुतल्लिक मैं कारकुनाने क़ज़ा व क़दर से ये गिलाए ज़ुबान पर भी नहीं ला सकता था। दरमियाने कार दरिया तख्ताए बंदम करदाई बाज़ में गोई के दामन तर मकन हशियार बाश। क्योंकि जब मैं सिविल सर्विस में दाखिल हुआ तो बेदामा और जब इस्तीफ़ा देकर निकला तो चाके गिरेबान। यूँ भी मेरी सर्विस का सारा अरसा बंद देगची में खोलते हुए पानी की मानित
गुजरा है, जिसमें बुलबुले बनते हैं, टूटते हैं, भाप उठती है और पेचोताब खाकर फिर मुंतशिर कतरों में तब्दील हो जाती है। दरअसल इस तर्ज़ मुलाजमत की बुनियाद उसी रोज़ पड़ गई थी जब मैं ICS के इंटरव्यू के लिए पेश हुआ था। इंटरव्यू बोर्ड के 3 मेंबर थे, सर गॉर्डन एरे, सर अब्दुल रहमान और डॉक्टर सर राधा कृष्ण। मुअख्खरे ज़िक्र वही ज़ात शरीफ थे जिन्होंने बाद में सर काट कर कांग्रेस की भेंट चढ़ा दिया और पहले भारत के नायब सदर और फिर सदर बने। श्री राधा कृष्ण बड़े बुलंद पाया आलिम और बैनुल अक़वामी शोहरत के फ़लसफ़ी थे, लेकिन इंटरव्यू के दौरान मेरी गलती से उनके अंदर का बरमला बाहर निकल के बैठ गया और उसने मुझे बड़े आड़े हाथों लिया। बात यूँ चली कि ICS के फार्म में एक कॉलम था जिसमें उम्मीदवार को अपनी दिलचस्पियों और मशागल का जिक्र करना पड़ता था। मैंने अपनी यह हॉबी ये दर्ज की थी कि मुझे मज़ाहिब आलम की तकाबली मुतालिया का शौक़ है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने छूटते ही मुझसे सवाल किया कि तुमने मज़ाहिब आलम का मुतालिया इस्लामी आंख से किया है या इंसानी आंख से। इस सवाल का सीधा साधा जवाब देने की बजाय मैंने जोश तबलीग में एक छोटी सी तकरीर झाड़ दी। जो लोग इस्लामी आँख और इंसानी आँख में कोई फ़र्क रवा रखते हैं वो दरअसल बड़ी शदीद गुमराही में मुब्तला हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण के चेहरे का रद्द अमल साफ बता रहा था कि उन्होंने मुझे सब मुसलमानों के खाते में डालकर ICS के लिए नामौजू करार दे दिया है। इसलिए इस एक सवाल के बाद वो मुझसे लाताल्लुक़ होकर खामोश बैठ गए। सर गॉर्डन एरे ने इसरार किया कि वो मुझसे कुछ और भी पूछें। डॉक्टर साहब बड़ी बेदिली से रजामंद हुए और फिर ऐसे बेतुके और मज़ा ख़ेज़ सवालों की बौछार कर दी जिसका वाहिद मकसद यही जाहिर करना था कि वो मुझे संजीदगी से ICS का उम्मीदवार तस्लीम ही नहीं करते। मसलन टेनिस के गेंद का क्या वज़न होता है, 4 औंस वज़न पूरा करने के लिए पिंग पोंग के कितने बाल दरकार होंगे, हॉकी के गोल की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है। कुछ सवाल जानवरों के मुतल्लिक थे। एक अजीब सवाल ये था कि इटली यूरोप का बूट कहा जाता है। इसके आसपास के जज़ाइर में से किस जजीरे को कहाँ कहाँ चस्पा किया जाए ये मर्दाना बूट ना रहे बल्कि ऊंची एड़ी का जनाना शू नज़र आए। इंटरव्यू का ये रंग देखकर बोर्ड के चेयरमैन सर गॉर्डन एरे ने मदाखलत की और 10-15 मिनट मेरे साथ बड़े ढंग के माकूल बातें की। तीसरे मेंबर सर अब्दुल रहमान अलबत्ता खामोश बैठे रहे। उनके चेहरे बशरे से हमदर्दी, शराफत, शफ़क़त तो ज़रूर टपकती थी, लेकिन वो बेचारे बेबस, मजबूर और माजूर से नज़र आते थे। आज़ादी से पहले यह दस्तूर था कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जायज़ हमदर्दी का इजहार करता भी पकड़ा जाए तो अंग्रेज़ों और हिंदुओं की नज़र में वो मुतसब, फ़िरका परस्त और गैर मुनसिफ करार पाता था। सर अब्दुल रहमान ने मुझसे सिर्फ़ एक सवाल पूछा, वो ये कि अगर तुम ICS में ना लिए गए तो ज़िंदगी में और क्या काम करना पसंद करोगे। मैंने कदरे तल्ख़ी से जवाब दिया, सर आपका सवाल बरमहल है। आज के तजर्बा के बाद मुझे वाकई इस मसले पर संजीदगी से गौर करना होगा। इस स्थान पर मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। रोज़नामा ट्रिब्यून में अपना रिज़ल्ट देखने के बाद दुनिया की बाकी तमाम ख़बरों के साथ मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। मैंने जल्दी अखबार बंद किया और उसे लाला राम स्वरूप के हवाले कर दिया, जो कुछ देर से मेरे सामने बैठे मुझे घूर रहे थे कि मैं कब अखबार ख़त्म करके इन्हें दूँ और वो स्टॉक एक्सचेंज के सफ़ा का मुतालिया शुरू करें। बाहिर अजाब घर के वसी और अरीज़ कंपाउंड में रियासत जम्मू और कश्मीर के सरकर्दा डोगरों की 2-3 टोलियाँ हस्बे मामूल अपने मशाग़िल में मसरूफ़ थीं। इस कंपाउंड में संगे मरमर की 2 बड़ी तख्तनुमा चौकियाँ इस्तादा थीं। सल्तनत बरतानिया के प्रिंस ऑफ वेल्स किसी वक्त अपनी सैर व सियाहत के दौरान जम्मू शहर को भी नवाज गए थे। अजायब घर उनके मेहमान खाना के तौर पर तामीर किया गया था और संगे मरमर की चौकियाँ शाही दरबार मुनक्कद करने के लिए बिछाई गई थीं। छोटी चौकी पर महाराजा, बड़े तख्त पर प्रिंस ऑफ वेल्स, अफसर शाम, रियासत के साबिक दीवान और वज़ीर, रिटायर्ड हकाम और उम्र रसीदा डोगर रईस और इन चौकियों पर बैठकर शहर के नज़ारे की सैर देखते थे, ज़ोर ज़ोर से डकारे लेते थे, यूं ही बिला वजह खी करके बुलंदोबाला कहके लगाते थे। सरगोशियों में राजमहल के जिनसी स्कैंडल सुनाते थे, शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुन गाते थे और चौधरी गुलाम अब्बास की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर जहरनाक तबसरे किया करते थे। मुझे इन बुवल होश, मुतसब और
फत्तन बुड्ढों की बातें सुनने का चस्का पड़ा हुआ था। मैं अक्सर लाइब्रेरी से निकलकर कुछ देर इनकी चंडाल चौकड़ियों के आसपास मंडलाया करता था। आज जो मैंने इन लोगों की तरफ कान लगाया तो सुना कि इस महफिल में मेरा ही जिक्र खैर हो रहा है। जनरल ठाकुर जंग सिंह फरमा रहे थे कि मुसलमान है तो क्या हुआ, नाम तो जम्मू कश्मीर का ही चमकेगा। इस साल हिंदुस्तान की किसी दूसरी रियासत से और कोई उम्मीदवार ICS में कामयाब नहीं हुआ। दीवान बद्रीनाथ इस नज़रिए से मुत्तफिक नहीं थे। उनका ख्याल था कि सांप का बच्चा बहरहाल सांप ही होता है। वज़ीर फ़िरोज़ चंद ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि जब यही सांप का बच्चा हुकूमत इंग्लिशिया की तरफ से किसी वक्त रियासत में डिपुटेशन पर आकर हमारी गर्दन पर सवार होगा तो फिर कैसी रहेगी। वाह जी वाह, महत्ता राम तन ने तरदीद की। ये हरामी डिपुटेशन पर भला क्यों आएगा? हम तो बस अपने तरलोकी जी को बुलाएंगे। तरलोकी नाथ कूल प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में मेरा एक पेशरू था। चंद बरस कबल वो रियासत का पहला नुमाइंदा था जो ICS में कामयाब हुआ था। कश्मीरी पंडित के नाते से TN कोल जवाहरलाल नेहरू की नाक का बाल बन के रहा। बहुत सी कलीदी असामियों पर फाइज हुआ। ईरान, लंदन और मॉस्को में सफ़ारत की और भारत की वजारत ख़ारजा के सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर्ड हुआ। अजायब घर में कहूलत, जहालत, तासुब से डसे हुए डोगरों के तबसे से शादकाम होकर मैंने घर की राह ली। रास्ते में हस्बे मामूल मैंने रघुनाथ बाज़ार में हकीम गोरान दाता मल किंग मंडी में भरब दयाल फ्रूट मर्चेंट अमदो शीर फरोश कबाबी गनी पंसारी ताज होटल के मालिक चिरागानाई के साथ साहिब सलामत की। लेकिन किसी वजह से मैं इन्हें अपनी कामयाबी की खुशखबरी सुनाने की जुर्रत न कर सका। ये गरीब तबीयत और खुश खसाल लोग मेरे साथ बड़ी मुरव्वत का बर्ताव करते थे। उनकी नज़र में पुलिस का सिपाही, म्यूनसिपैलिटी का दरोगा भी बहुत बड़े अफसर थे। अब अगर मैंने इन्हें ये बताया कि मैं डिप्टी कमिश्नर और जाने क्या क्या होने वाला हूँ तो शायद उनसे मेरा रिश्ता अचानक टूट जाएगा। इस खदशे की हिचकचाहट ने मेरा मुंह बंद कर दिया और ये ख़बर मेरे सीने में नाकर्दा गुनाहों की पोटली की तरह छुपी रही। लेकिन जूँ ही मैं उर्दू बाज़ार में दाखिल हुआ, मेरे दिलो दिमाग ने एक ज़बरदस्त कलाबाजी खाई और ये पोटली खटाक से बाहर निकलकर रबर की बेशुमार रंगीन गेंदों की तरह मेरे गिर्द उछलने कूदने लगी। उर्दू बाज़ार में सरे शाम सड़क के दो रवैया बहुत सी तवाइफें बन ठन कर अपने दरीचों और दरवाज़ों में बिजली के तेज़ बल्ब जलाकर उनके ऐन नीचे बैठा करती थीं। जी तो बहुत चाहा कि आज मैं उन सब के कानों में अपनी खुशखबरी की नए बजाता जाऊं, लेकिन हिम्मत का सरगम जवाब दे गया। गनीमत है कि मेरे घर पहुंचने से पहले रोज़नामा इनकलाब ने यह ख़बर वहां तक पहुंचा दी थी, वरना मैं अंदर ही अंदर डामाडोल था कि यह ख़बर घर वालों को किस अंदाज से सुनानी चाहिए। माँ जी ने फ़कत इतना कहा, अल्लाह का शुक्र है बच्चा, अब तुम नौकरी पर जम्मू से भला कितनी दूर जाओगे। अलबत्ता वालिद साहब अपने खामोश अंदाज में बड़े खुश नज़र आते थे। उनके होंठों पर मुसर्रत का हल्का हल्का इर्ताज था, चेहरे पर इत्मीनान की खनक चांदी बिखरी हुई थी। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मुझे 2 नसीहतें की, वो भी अंग्रेज़ी ज़बान में। एक ये कि अपने करैक्टर की हिफाजत करना, दूसरी ये कि किसी शख्स की पीठ पीछे वही बात करना जो इसके मुंह पर भी दोहरा सको। इस वक्त मुझे ये 2 बातें बेहद सतही, फुराई और बचकाना सी नज़र आईं, लेकिन जब कभी उन पर अमल का वक्त आया तो यही सादा हदायत हिमालय के संगलाक चट्टानों से भी ज़्यादा दुश्वार गुजार बन जाती रही हैं। सच तो यह है कि मैं इन सीधी सादी बातों को पूरी तरह कभी नहीं निभा सका, लेकिन जब कभी उन पर झूठा सच्चा थोड़ा बहुत अमल करने की तौफीक नसीब हुई है, ज़िंदगी बड़ी आसान और आसूदा कटी है। रात को सोया तो नींद के जवार भाटे ने दिल की गहराइयों में डूबी हुई कई ख्वाहिशात को खसोखाशाक की तरह बहा कर मेरे शऊर के साहिल पर डाल दिया। मेरी एक दबी दबी सी आरजू थी कि मैं फ़िल्मी कहानियाँ, मकालमे और गीत लिखने का धंधा करूँ। इसमें फ़न से लगाव का अंसर कम और एक्ट्रेसों के कुर्ब की उमंग ज़्यादा थी। दूसरी ख्वाहिश बड़ी अजीब थी। बचपन में मैंने जगमोहन सिंह डाकू के बेशुमार किस्से सुन रखे थे। वो अमीरों को लूट कर उनकी दौलत गरीबों में बांट देता था, मासूम और जवान लड़कियों को हवस के शिकारियों से बचाता था, खुद हर किस्म की रंगरलियाँ मनाता था और 4-5 बेहतरीन गाने और नाचने वाली खूबसूरत औरतों को अगवा करके हमेशा अपने जुलूम में रखता था।
इस तर्ज़ हयात में मेरे लिए इतनी शदीद कशिश अंदर ही अंदर कुंडली मारे बैठी थी कि सुबह सवेरे जब मैं बेदार हुआ तो वाकई ये सोच रहा था कि ICS में दाखिल होकर कहीं मैं अपने असली नस्बुल ऐन से भटक तो नहीं गया। दिन भर इस किस्म के बहम मुहब्बम शकूक व शबहात कुफरान नेमत की हद तक मेरे दिल में सर उठाते रहे। शाम के वक्त 2 बड़े आदमी वाली साहब को मुबारक देने आए। एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। शेख साहब पढ़े लिखे हुए थे तो अलीगढ़ के थे, लेकिन उनका दिल जवाहरलाल नेहरू के आला आबाद में जा अटका था। उन्होंने मुबारकबाद तो कोई ख़ास ना दी, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि पढ़े लिखे नौजवानों को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में झोंकने की बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस की तहरीक के हवाले कर देना चाहिए।